अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी नॉलेज वर्ल्ड। ये नाम सुन के तो आप काफ़ी शॉक हो गए होंगे क्योंकि आज तक मैंने आपको साइंस एम्पोरियम के चैनल में ही वेलकम किया है, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट नेम चैनल में वेलकम कर रही हूँ। चैनल का नेम चेंज करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अब से इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स नहीं स्टडी करेंगे, बल्कि हम इसमें बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टच करेंगे, जिनमें बायोलॉजी आ सकती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, कुरान एंड साइंस कंपैरिजन, लाइक डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडीज़ को हम इस चैनल में देखेंगे। और इस चैनल में हम जितनी ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं इंशाल्लाह हम करेंगे। आप भी सीखेंगे और मैं भी आपके साथ सीखूंगी। तो इस चैनल का मकसद यही होगा कि हम सब जो है एक साथ मिलके सीखें। आज की जो वीडियो होगी वो हमारे एक सब्सक्राइबर की ख्वाहिश पे है कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है, विच एक्चुअली इज़ कॉल्ड चैप्टर नंबर 10 इन द केपी बोर्ड, तो उसको हमने स्टडी करना है। उस चैप्टर का नाम है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस क्या होती हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में कोई फ़र्क है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी कि अगर आप एक स्प्रिंग के साथ किसी मास को अटैच कर देते हो तो फिर उस मास का मोशन किस किस्म का होगा, ये भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम को स्टडी करेंगे कि उसकी मोशन किस तरह की होती है, वो किस तरह से ऑसिलेट करता है, और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगी डैम्पिंग। ठीक है। फिर होगी हमारे पास नेचर ऑफ वेव्स एंड देयर टाइप्स। वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू द की पॉइंट्स एंड द प्रोजेक्ट्स। जितने भी यहाँ पे की पॉइंट्स आएंगे या प्रोजेक्ट्स होंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम उनको भी समझाएं आपको प्रैक्टिकली। तो ऑब्वियसली हम प्रोजेक्ट्स को एक वीडियो के थ्रू नहीं समझा सकते, बट इतना कर सकते हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से कैरी ऑन करना है। एंड इंशाल्लाह लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल गो थ्रू दी एक्सरसाइज, जिसमें हम एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स सबको देखेंगे। एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रोवाइड कर दूं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जब एक दफ़ा आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप खुद ही सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। इतना डिफिकल्ट नहीं होता लॉन्ग क्वेश्चंस करना। उसमें हेडिंग्स बनानी होती है, अगर मैं केपी बोर्ड की बात करूँ तो हेडिंग्स बनानी होती है और डिटेल से आपने सब कुछ लिखना होता है। ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं, एक दफ़ा आप चैप्टर को समझ जाएं और आप ये भी सीख जाएंगे कि आपने हेडिंग्स कैसे बनानी है और क्वेश्चन को किस तरह से सेटअप करना है, क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है। तो बहरहाल हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके जी, तो हमने जो चीज़ें इस चैप्टर में लर्न करनी है उनमें सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि आपके पास ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन क्या चीज़ है और क्या इनमें कोई फ़र्क है या नहीं है। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले देखनी है। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट करते हुए भी देखा है, ऑसिलेट करते हुए भी देखा है। आपने देखा है कि चीज़ें जो है वो आपके पास बैक एंड फोर्थ मोशन करती है। ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई स्प्रिंग हो सकता है, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो वो फिर जंप्स लगाना शुरू कर देती है। ठीक है। बैक एंड फोर्थ मूव करना शुरू कर देती है। इसी तरह आपके पास, आपने अगर अपने लैब्स देखे हैं तो लैब्स में आपके पास ट्यूनिंग फोक होता है, जिसको आप रबर बैंड से हिट करते हो तो वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, एक साउंड आपको मिलेगी। ठीक है। तो वो आप बेसिकली ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशंस होती हैं। इसके अलावा आपका पेंडुलम है। ठीक है। पेंडुलम तो आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, वॉल क्लॉक्स में भी पेंडुलम होता है। ठीक है। या फिर आप खुद भी बना सकते हो, किसी बॉल के साथ एक स्ट्रिंग अटैच कर दो, आपका पेंडुलम बन जाएगा। वो भी आपके पास क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। इसी तरह आपका जो हार्ट है वो भी बीट करता है, वो जो उसकी बीट्स है, दीज आर एक्चुअली द वाइब्रेशंस। ठीक है। इसके अलावा आपका प्लास्टिक रबर हो गया। ठीक है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके पास क्या करती हैं, ऑसिलेट या वाइब्रेट करती हैं। ठीक है। जिनको आपने डेली लाइफ में देखा है। आपने अगर गिटार की स्ट्रिंग्स को देखा होता है तो वो भी आपको अगर साउंड प्रोड्यूस करके दे रही है तो थ्रू वाइब्रेशंस दे रही है। ठीक है। तो बहरहाल दीज वर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। फ्यू ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी हैं, बाकी आप खुद रीड कर सकते हो, आपकी बुक की इंट्रोडक्शन में मौजूद हैं। ठीक है। अब बहुत सारे जो सॉलिड्स होते हैं आपके पास वो इलास्टिक होते हैं, लेकिन स्टिल वो कुछ हद तक वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सॉलिड की वाइब्रेशंस किस तरह की होती हैं कि वो आपकी एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेशंस होती है। आपके जो सॉलिड होता है उसके एटम्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ। ठीक है। ये जब आप एटॉमिक लेवल पे ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस को स्टडी करोगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एटम्स जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होते, इवन इन सॉलिड्स। ठीक है। सॉलिड्स में भी पोजीशन पे फिक्स नहीं होते, बहुत थोड़ी सी होती हैं, लेकिन स्टिल उनमें वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है। Now, because it is so common in daily life and occurs in so many areas of physics, oscillatory or vibrational motion is of great importance
मैकेनिकल ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में हर जगह पे आपको जो है ऑसिलेशंस है, वाइब्रेशंस की जो एग्जांपल्स हैं वो मिलती हैं। तो मतलब कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी डेली लाइफ का, जिसको हमारा अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। और इनमें अगर हम मैकेनिकल ऑसिलेशंस की बात करें, आगे जब हम ऑसिलेशंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो आप मैकेनिकल भी समझ जाओगे और जितनी भी और टाइप्स है आपके पास ऑसिलेशंस की वो भी समझ जाओगे। लेकिन इनमें जो मैकेनिकल ऑसिलेशंस है वो बेसिकली आपकी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, यानी कि जो 3 लॉज ऑफ न्यूटन है या जो इक्वेशंस ऑफ न्यूटन है उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो हम ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन कह रहे हैं, ठीक है, कभी हम कह रहे हैं ऑसिलेशंस, अच्छा हम ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन नहीं कह रहे हैं, हम ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्या ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशंस में कोई फ़र्क है? तो देखते हैं कि इनमें कोई फ़र्क है या नहीं है। तो आपने ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि ऑल वाइब्रेशंस आर ऑसिलेशंस, ठीक है। जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं वो ऑसिलेशंस होती हैं, लेकिन ऑल ऑसिलेशंस आर नॉट वाइब्रेशंस। क्यों? इसकी हम वजूहात देखते हैं, ठीक है। यहाँ आपको मैंने एक टेबल की फॉर्म में इसकी डिफरेंसेस दी हुई हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जो है वो एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं है, इनमें फ़र्क है। अब डेफिनेशन को अगर हम देख लें तो ऑसिलेशंस आपके पास क्या होती हैं, ये पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास पेंडुलम को आप ले लो, तो आप उसको जब मतलब पहले तो आप उसको एक्सटेंड करते हो टू सम एक्सटेंट, एक दूर तरफ आप जो बॉब होता है उसको ले जाते हो, फिर उसको आप छोड़ देते हो। जब आप उसको रिलीज करते हो तो वो आपके पास आगे पीछे पीरियोडिकली मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को और जो ये बाकी चीज़ें हैं जो कि इसकी मोशन को रेजिस्ट करती हैं वो आप हटा दो, तो आपका ये जो पेंडुलम है वो हमेशा के लिए इसी तरह से मूव करता रहेगा, ठीक है। यानी कि एक रेगुलर पैटर्न होगा, एक पीरियोडिक मोशन होगी, ठीक है। दिस इज नॉन एज ऑसिलेशंस। लेकिन अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो ये एक टाइप ऑफ ऑसिलेशन है, जैसे कि आपके पास मैकेनिकल होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा कि आपके पास जो मैकेनिकल ऑसिलेशन होती हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ये ऑसिलेशंस होती हैं ये पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, जबकि वाइब्रेशन जो है ये एक टाइप ऑफ ऑसिलेशन है, जैसे कि आपके पास मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं या ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो ऑसिलेशंस जो है उनकी फ्रीक्वेंसी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। देखें, जब आप पेंडुलम को रिलीज करते हो तो पहले तो वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो आगे पीछे जा रहा होता है, ठीक है। उसकी जो ये पीरियोडिक मोशन होती है वो फास्ट होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आना शुरू हो जाती है, उसकी स्पीड में कमी आना शुरू हो जाती है। तो जो ऑसिलेशंस होती हैं वो हाई भी हो सकती हैं, वो लो भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमेशा हाई ही रहती हैं, ठीक है। अब आपके पास सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो जो ऑसिलेशंस होती हैं वो एक ब्रॉड सिस्टम उसका होता है, उसमें मैकेनिकल ऑसिलेशंस होती हैं, इलेक्ट्रिकल होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जबकि जो वाइब्रेशंस होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, मैकेनिकल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो यूज़ कंटेक्स्ट है इसका, यानी कि कहाँ पे ऑसिलेशंस की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है और कहाँ पे वाइब्रेशन की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो जो ऑसिलेशन की टर्म्स है ये हमारे पास ज़्यादातर साइंटिफिक और जर्नल दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। जबकि जो वाइब्रेशन होती है ये इंजीनियरिंग या फिर प्रैक्टिकल केसेस में यूज़ होता है, ठीक है। आपके पास एक और है एग्जांपल, अगर हम इनकी ले लें तो ऑसिलेशन की एग्जांपल क्या है, स्विंग है, क्लॉक पेंडुलम है, एसी करंट है, ठीक है। एसी करंट भी आपके पास साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में जाते हैं, जो कि आपके पास बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशंस ही होती हैं, ठीक है। और वाइब्रेशंस जो है उसमें आप फ़ोन बजिंग ले लो, इंजन शेकिंग ले लो। देखिए, फ़ोन जब आपका बज़ कर रहा है, ठीक है, तो दैट एक्चुअली इज़ अ मैकेनिकल थिंग, ठीक है। इसके अलावा जो इंजन शेक करता है, जब आप इंजन स्टार्ट करते हो और वो शेक करना शुरू, ज़्यादातर आप लोगों ने ट्रैक्टर्स में इसको नोट किया होगा, उनके इंजन्स काफ़ी प्रोमिनेंटली आपको नज़र आ रहे होते हैं कि वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो भी आपके पास एक मैकेनिकल चीज़ ही हो गई है, ठीक है, एक इंजीनियरिंग रेलेवेंट चीज़ हो गई, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। जबकि जो ऑसिलेशंस की टर्म है, अगर आप स्विंग को लेते हो, क्लॉक को लेते हो, पेंडुलम क्लॉक को लेते हो, ठीक है, या फिर आपका जो ये एसी करंट है, तो ये सारी चीज़ें आप जर्नल या फिर साइंटिफिक लेवल पे देखते हो, ठीक है। अब स्विंग जो है वो कोई मशीन नहीं है, कोई मतलब मशीन तो है आपके पास, एक सिंपल मशीन है, लेकिन लाइक अगर मैं इंजीनियरिंग की टर्म में बात करूँ तो लाइक आपका इसको वो प्रैक्टिकल यूज़ आपका एज सच नहीं है ना, ठीक है। आप उसको सिर्फ झूला झूलने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। और तो आप इससे कोई मतलब इफेक्टिव वर्क नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो जो स्विंग है या क्लॉक पेंडुलम है, इन चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये आपका साइंटिफिक या जर्नल टर्म्स में जो चीज़ें आती हैं वो ऑसिलेशन के अंडर कंसिडर की जाती हैं, और जो इंजीनियरिंग या प्रैक्टिकल साइड पे आती हैं तो वो आपकी वाइब्रेशन में कंसिडर होती हैं, ठीक है। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और ये चीज़ भी कि ये एग्जैक्ट सेम टर्मिनोलॉजीज नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब आता है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन सिंपली आपके पास एक रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है अबाउट अ सर्टेन इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, यानी कि
एक मीन पोजीशन होगी आपके पास, एक सेंट्रल पोजीशन होगी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और उसके अबाउट जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, एक पार्टिकल जो है बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली मोशन करेगा तो दैट वुड बी ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ आपको एक पार्टिकल की एग्जांपल दी हुई है कि सपोज आपका एक पार्टिकल है और वो जो है अपनी मोशन को बैक एंड फोर्थ कर रहा है, जिसको वो रिपीट कर रहा है ओवर एंड ओवर अगेन और अबाउट अ मीन पोजीशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्विंग की या फिर पेंडुलम की, ठीक है। आप क्या करते हो, स्विंग की ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डेली लाइफ से रेलेवेंट है, ठीक है, और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी होगी, ठीक है। और स्विंग और पेंडुलम ऑलमोस्ट एक ही जैसे शेप रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखें जो स्विंग होती है वो इनिशियली आपके पास क्या होती है, जब उसके ऊपर बच्चा बैठ रहा होता है तो तब आपके पास वो जिस पोजीशन पे होती है दैट इज इट्स मीन पोजीशन। फिर आप क्या करते हो, आप उस स्विंग को पीछे की तरफ खींचते हो और आप फिर उसको रिलीज कर देते हो तो वो आगे की तरफ जाती है, और कुछ टाइम तक वो वही बैक एंड फोर्थ मोशन जो है रिपीटेडली क्या कर रही होती है, रिपीट कर रही होती है, ओवर एंड ओवर अगेन जो है वो वही मोशन कर रही होती है, ठीक है। तो दिस मोशन इज एक्चुअली नोन एज दी ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब अगर आप एयर रेजिस्टेंस और इस तरह की चीज़ों को निगलेक्ट कर दें तो वो मोशन नॉन स्टॉप होती रहेगी, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद है, फ्रिक्शन भी होती है, तो उसकी वजह से जो है मतलब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये उसकी मोशन को स्लो डाउन कर देते हैं और फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा होता है। लेकिन अगर आप आइडियल केसेस की बात करें तो वहाँ पे आपका जो ये स्विंग का मोशन है वो कभी स्टॉप नहीं होगा अगर आपके पास ये जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको आप निगलेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास ऑसिलेटरी मोशन सिंपली क्या है, इट इज़ द बैक एंड फोर्थ रिपीटेड और पीरियोडिक मोशन अबाउट मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ऑसिलेटरी मोशन को फर्दर अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। तो हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, हमारे पास सबसे पहले आती है साइकिल और वाइब्रेशन, फिर आता है हमारे पास टाइम पीरियड, फिर आती है फ्रीक्वेंसी, देन डिस्प्लेसमेंट, देन एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे आपके पास एक और टर्मिनोलॉजी भी आती है विच इज़ वेव लेंथ, लेकिन वेव लेंथ जब आप फ्रीक्वेंसी समझ जाओगे तो आपको वेव लेंथ की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टर्मिनोलॉजी से विच इज साइकिल एंड वाइब्रेशन। तो साइकिल या वाइब्रेशन आपके पास बेसिकली क्या होता है, इट इज द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी लेती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन दैट इज नोन एज अ वाइब्रेशन और साइकिल, ठीक है। अब एक वाइब्रेशन या एक साइकिल आपके पास क्या होगी, अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहाँ पे आपका वन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आपके पास एक साइकिल ये हो गया, ग्राफिकली भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसकी मैं साइकिल की आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, जब आप सर्कल में मूव करते हो, ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वही आपका एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जब आप एक सर्कल में मूव करते हो तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही आपका एंडिंग पॉइंट होता है। सेम इज द केस विद द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस में भी साइकिल वो होता है जो आपका मतलब कंप्लीट राउंड ट्रिप हो, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था वही आपका एंडिंग पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर मैं एंडिंग पॉइंट को देखूँ तो वो भी वही है जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है ना। मतलब उसी पॉइंट पे वापस आके आप रुक गए हो, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज साइकिल और वाइब्रेशन। अगर मैं आपको स्विंग की एग्जांपल दे दूं तो आपने उसको पीछे की तरफ खींचा, ठीक है, उसको छोड़ा, वो मीन पोजीशन पे गया, फिर एक और एक्सट्रीम यानी फॉरवर्ड गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो अब वापस जब ये आपके पास आ गया तो ये इसका वन साइकिल या वन वाइब्रेशन हो गई, ठीक है। फिर आपके पास आती है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सिंपली वो टाइम जो आपको एक साइकिल को कंप्लीट करने में रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को आप सेकंड्स में मेजर करते हो, ठीक है, ऐसा यूनिट है टाइम पीरियड का सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्राफिकली भी आपको पीरियड बताया हुआ है कि पीरियड जो है आपके पास किस तरह का होता है कि आपका वन जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से आती हूँ यहाँ तक तो ये मेरा वन साइकिल हो गया और इस साइकिल को कंप्लीट करने में मेरा जितना भी टाइम लगेगा दैट वुड बी इट्स पीरियड, ठीक है, या टाइम पीरियड। अब यहाँ पे आप दो और चीज़ें देख सकते होंगे इस ग्राफ में, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो जो आपका वेव का ये ऊपर का पॉजिटिव ग्राफ होता है, पॉजिटिव पोर्शन में जो ग्राफ होता है दैट इज नोन एज द क्रस्ट, एंड जो लोअर पोर्शन में होता है दैट इज नोन एज द ट्रफ, ठीक है। तो ये आपके पास वेव की एक किस्म की स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि है कि इसमें एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, जो अपर पार्ट होता है वेव का दैट इज क्रस्ट, एंड जो लोअर हाफ होता है वेव का दैट इज नोन एज द ट्रफ, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक सेकंड में आप जितने भी साइकिल्स कंप्लीट करते हो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी बात कर दूं, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये देखिए मेरा ये एक साइकिल हो गया, ठीक है, ये मेरा दूसरा साइकिल हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ एंड दूसरा साइकिल, फिर यहाँ से तीसरा साइकिल, फिर यहाँ से चौथा साइकिल, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास कितने साइकिल्स हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं ये जितने टाइम में आपने कंप्लीट की होंगी दैट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी के ग्राफ्स किस तरह से होते हैं। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो वो इस तरह से करीब करीब जो है वेव्स जा रही होती है, और जब लो फ्रीक्वेंसी होती है तो आपके पास इस तरह से लार्जर वेवलेंथ आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम वेवलेंथ को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जब कभी भी आपको इस तरह का ग्राफ नजर आएगा, ठीक है, जो रेड लाइन से रेड कलर से ग्राफ बनाया गया है, तो ये आपको इंडिकेट करेगा लो हाई फ्रिक्वेंसी लो वेवलेंथ, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि जो एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है। इट मीन्स दैट कि इस वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई है, लेकिन इसकी जो वेव लेंथ है वो क्या है, आपके पास लो है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इट मीन्स दैट कि इसका वेव लेंथ क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, लो हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ है उसके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर फ्रिक्वेंसी हाई है किसी वेव की तो उसकी जो वेवलेंथ होगा वो लो होगा या स्मॉल होगा, और अगर किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी लो है तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो हाई होगा या फिर लार्ज होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, इट इज साइकिल्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले इस फ्रिक्वेंसी की टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था, तो इसीलिए इसका उसके नाम पर जो है फ्रिक्वेंसी का यूनिट रखा गया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। मैंने आपको वेवलेंथ एंड टाइम के दरमियान रिलेशनशिप बता दिया है, सॉरी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान आपको मैंने रिलेशनशिप बता दिया है, लेकिन अब हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो जो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी है ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि t इज इक्वल टू 1/f और कन्वर्सली आप f इज इक्वल टू 1/t कर सकते हो, ठीक है। ये आपने फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि टाइम पीरियड एंड जो फ्रीक्वेंसी है दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। यानी कि देखिए फ्रीक्वेंसी हाई का क्या मतलब है कि आपके पास डिस्टेंसेस कम है, यानी कि ज्यादा साइकिल्स आएंगी आपके पास, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी। हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई वाइब्रेशंस, और उन वाइब्रेशंस की कंप्लीशन में टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी होता है कि आपके पास जो वेव की एनर्जी है वो भी हाई है, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा क्योंकि वेव जो है वो स्लोली वाइब्रेट करेगा, ठीक है। सो frequency and time period का inverse relation है। The relation shows inverse relation with time period, as time period increases the frequency decreases and vice versa, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी आती है डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी कि लेट्स से टाइम इतना टाइम गुजर गया है तो इस इंस्टेंट पे आपका जितना भी डिस्टेंस होगा दैट वुड बी कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसी तरह अगर लेट्स से आपका टाइम पीरियड इतना गुजर गया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा आपका क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप अपनी ऑसिलेटिव बॉडी की डिस्टेंस को देखते हो फ्रॉम द मेन पोजीशन दैट वुड बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या है, मीटर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एम्पलीट्यूड, दैट इज एक्चुअली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इन अ साइकिल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो आपका डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड है उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल आप इनकी डेफिनेशंस को समझ लो कि जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास क्या होता है, आपके वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो आपके पास क्या होगा कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी एक बॉडी की फ्रॉम द मेन पोजीशन दैट वुड बी इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड बीइंग अ लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। अगेन एम्पलीट्यूड भी आपके पास लेंथ ही है, आप क्या फाइंड कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज स्टिल मेजर्ड इन मीटर्स। अब आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम, while the maximum displacement from the mean position during one complete cycle is the amplitude, ठीक है। एक क्या है आपके पास मीन पोजीशन से जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एनी मोमेंट ऑफ टाइम में दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, जबकि एम्पलीट्यूड क्या है, दैट इज एक किस्म का आपका स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि ये आपके पास क्या है, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जब आप एक कंप्लीट साइकिल लेते हो, ठीक है।
नेचर क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट का कि ये कंटिन्यूअसली चेंज होती है, ठीक है। जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगी तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो साथ साथ चेंज होगा, ठीक है। जबकि अगर हम उसकी बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें, तो ये कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन ऑसिलेशन इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो आपका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू को अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वाइल आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सो इफ अ पेंडुलम स्विंग्स बैक एंड फोर्थ एट डिफरेंट मोमेंट्स इट्स डिस्प्लेसमेंट माइट बी +3 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर और -3 सेंटीमीटर। यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जबकि अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें और हमारा एक पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है फ्रॉम -5 सेंटीमीटर टू +5 सेंटीमीटर, द एम्पलीट्यूड विल ऑलवेज बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चाहे वो, यानी कि अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर लेट्स से ये +5 सेंटीमीटर है और ये -5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हम एम्पलीट्यूड स्टिल क्या लेंगे, +5 सेंटीमीटर, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपका जो एम्पलीट्यूड है, कभी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन में क्या फ़र्क होता है, ऑसिलेटरी मोशन हमने देखा, टर्मिनोलॉजीज़ देखी जिसमें हर एक को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, एंड इंशाल्लाह आप इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी पकड़ोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।